इजराइल के बड़े अखबार जो अब तक सरकार का पक्ष लेता रहा है, द टाइम्स ऑफ इजराइल ने माना है कि इजराइल हैज फायर्ड सम 300 मिसाइल्स जो क्लस्टर बम थे। क्लस्टर बम का मतलब है कि मिसाइल जब दगती है तो सैकड़ों बम निकलते हैं जो 10 किलोमीटर की परिधि में एरिया में बिखर जाते हैं। आप सोचिए, कैसे कहूं कि ट्रंप जंग हार चुका है? किससे कहूं? ट्रंप कहता है कि व्हाइट हाउस में बैठ के मैं जंग जीत चुका हूं, मुझे अब करने लायक कुछ बचा ही नहीं है, जो मेरे ऑब्जेक्टिव थे ईरान में सारे पूरे हो गए हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं जी? मुझे सारे ठीक ठाक होंगे। और जी तुम लोग मुझे बीच में मैसेज आ रहे थे कि आप जो है इंडिया मीडिया को देखती हैं, वो मीडिया नंबर 1 है। नहीं जी, हमने कब कहा कि नंबर 2 है। हम कुछ कह रहे हैं, अब तुम लोग खुद कह रहे हो। देखो, अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं। मैंने सिर्फ गोदी मीडिया अनभक्तों की बात की है, उनसे हमारी नहीं बनती। और दूसरी बात ये है कि कुछ अच्छे जर्नलिस्ट भी हैं और कुछ ऐसे हैं जो राई का पहाड़ बना देते हैं। इतनी बात समझ आई तुम लोगों को? आ गई है कि नहीं आई, या उसको और डिटेलिंग में बताएं? तो भाई अब देखते हैं कि क्या हो रहा है। ट्रम्प अंकल की सटिया गया है वो बुड्ढा, उसकी अपनी हरकतें तो ठीक है नहीं, ठीक है, उसके बारे में सारी फाइल्स ओपन हो रही हैं, वो क्या करता है क्या नहीं करता। और बुड्ढे को ये लगा होगा कि भाई बड़े आराम से वो ईरान को जो है ना हमला करेगा जी, हलवा है 3 दिन में, ये हो गया साफ। लेकिन नहीं, उसकी गर्दन पे ही वो तोक पड़ चुका है। क्योंकि देखो, पाकिस्तानियों को देखेंगे ना, फिर तुम लोग बोलोगे अपनी वालों को देखते हैं, तो हम जरा तुम लोगों को भी तो देखें, तुम लोग क्या कर रहे हो। लेकिन वो जर्नलिस्ट जो अच्छे हैं, नो डाउट, जिनको मैं देख रही होती हूँ, उनकी बहुत कम ऐसा होता है कि 19-20 हो, देखो हो जाती है रिपोर्टिंग में। लेकिन एक जो तुम लोग आसमान से तारे तोड़ लेते हो ना भाई, वो हमसे बर्दाश्त नहीं होता, हजम नहीं होता। तो चलो पहले देख लेते हैं, उसके बाद जी करते हैं डिस्कशन। दोस्तों, जंग के मैदान से अब तक की जो सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है वो ये है कि ईरान ने एक ही रात में 300 से ज्यादा मिसाइलें इजराइल पर दागी हैं और ये अब तक का इजराइल पर सबसे बड़ा हमला है। और इजराइल के शहरों का इतना बुरा हाल है कि कोई भी इंसान, कोई भी आदमी अपने अपार्टमेंट बंगले में नहीं रह रहा है, क्योंकि कब कहां मिसाइल गिर जाए किसी को नहीं पता। और पहली बार इजराइल के बड़े अखबार जो अब तक सरकार का पक्ष लेता रहा है, द टाइम्स ऑफ इजराइल ने माना है कि इजराइल हैज फायर्ड सम 300 मिसाइल्स जिसमें आधी से ज्यादा मिसाइलें में क्लस्टर बम थे। क्लस्टर बम का मतलब है कि मिसाइल जब दगती है तो सैकड़ों बम निकलते हैं जो 10 किलोमीटर की परिधि में एरिया में बिखर जाते हैं। आप सोचिए तबाही का मंजर कैसा होता होगा जब एक क्लस्टर मिसाइल दगती होगी। और अमेरिका और ब्रिटेन के बड़े चैनल फॉक्स न्यूज ने भी बताया है कि इजराइल की राजधानी तेल अवीव मिसाइलों की आग में झुलस रही है। शहर के कई इलाकों में ईरानी मिसाइलें गिरने के बाद कई जगह आग लग गई। और ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनाई के आने के बाद आप कह सकते हैं कि पिछले 3 दिनों से ईरानी सेना के जो मिसाइली हमले तेज होते जा रहे हैं। और इस तरह की खबरें इजरायली मीडिया से आ रही हैं कि हजारों लोग, तेल अवीव और आसपास के शहरों में हजारों लोग बुरी तरह से जख्मी है। अस्पतालों में बिस्तर नहीं है, बेड नहीं है, जगह नहीं है। कई अस्पताल बेसमेंट में चल रहे हैं और ज्यादातर जो लोग हैं, नागरिक हैं, सिटीजन्स हैं, लोकल पॉपुलेशन है, ये बंकर में छिपी हुई है या फिर शहर से पलायन कर रही है, शहर छोड़कर छोटे कस्बों की तरफ भाग रही है। अब दोस्तों, आप जानना चाह रहे होंगे कि ऐसा क्या हो गया कि पिछले 3-4 दिनों से ईरान की मिसाइलें, हाई स्पीड हाइपरसोनिक मिसाइलें तबाही मचा रही इजराइल में। दरअसल एक लंबी प्लानिंग के तहत, गहरी प्लानिंग के तहत ईरान की सेना ने इस जंग की शुरुआत में, जो शुरू के दिन थे, उसमें इजराइल के रडार सिस्टम को, एयर डिफेंस सिस्टम को पूरी तरह से तबाह कर दिया। और उसके बाद से ये मिसाइलें मन चाहे टारगेट्स पर गिरने लगी। और बड़ी बात यह है कि इजराइल के अखबार द टाइम्स ऑफ इजराइल ने भी स्वीकार किया है कि इंटरसेप्शन ऑफ सच मिसाइल्स हैज बीन चैलेंजिंग। मिलिट्री ऑफिशियल्स सेड इजराइल्स एयर डिफेंस आर नॉट हर्मेटिक। यानी इजराइल की जो सेना है, उसके अफसरों का कहना है कि ईरान की मिसाइलों को रोकना एक बहुत बड़ी चुनौती है, बहुत बड़ा चैलेंज है। और उसकी वजह यह है कि अब हमारा रडार सिस्टम फूल प्रूफ नहीं है। कौन कह रहा है? अरबिक मीडिया नहीं कह रही। कौन कह रहा है? इजराइल की मीडिया कह रही है, वो मीडिया, वो अखबार जो सरकार का ही पक्ष लिखता आया है। अब इजराइल के अलावा ईरान का जो फोकस है, दूसरा बड़ा फोकस या टारगेट है, वो गल्फ कंट्रीज में दुबई है। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का बड़ा कमर्शियल हब, बल्कि मैं कहूँगा पूरे मिडिल ईस्ट का जो फाइनेंशियल हब है, एक तरह से फाइनेंशियल कैपिटल है दुबई, जहाँ पर सबसे ज़्यादा अमेरिकन कंपनीज हैं, अमेरिकन बैंक्स हैं, अमेरिकन बेसेस हैं। वहाँ पर हमले जारी हैं ईरान के। और आज दुबई के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर फिर ज़बरदस्त हमला हुआ है, जिसमें कई लोग घायल हैं, कई लोग जख्मी बताए जाते हैं। और दोस्तों, सच ये है कि जिस दुबई में हर मौसम में, हर वक्त में, जहां सैलानियों की भीड़ ही भीड़ रहती थी, आज उसी दुबई में हर जगह वीरानी है। वीरानी है, चाहे वो बीचेस हों, चाहे वहां के होटल्स हों, चाहे वहां के रेस्टोरेंट हों, चाहे वहां के मॉल हों, हर जगह आपको वीरानी दिखेगी। और इस लेटेस्ट वीडियो में आपको ऐसा ही दिख रहा है। किसी ने कल्पना नहीं की होगी कि दुबई में भरी दोपहर में कोई दिख नहीं रहा है, सैलानी गायब है।
अब दोस्तों जो बड़ा सवाल है वो ये है कि ईरान के ताज़ा हमलों के बाद क्या इजराइल की सरकार, सेना, सब लोग हिल गए हैं? और क्या नेतन्याहू, बेंजामिन नेतन्याहू, इजराइल के प्रधानमंत्री, अब ट्रंप की तरह वो भी इस युद्ध में कोई एग्जिट रूट ढूंढ रहे हैं, कोई सम्मानजनक निकासी का रास्ता ढूंढ रहे हैं, यानी किसी तरह से ये जंग रुक जाए? नेतन्याहू ये भी सोच रहे हैं। जहां उनको ईरान की सेना चैलेंज दे रही है कि कब तक बंकर में छुपे रहोगे, सामने तो आओ। इस तरह का जहां पर चैलेंज हो, क्या नेतन्याहू भी अब सेकंड थॉट में वो सोच रहे हैं कि युद्ध किसी तरह से रुक जाए? और सबसे बड़ी बात है कि पहली बार जिस तरह से तेल अवीव या हाइफा जैसे शहर इजराइल के, या जेरूसलम जैसे शहर जहां कभी परिंदा पर नहीं मार सकता था, जिसको आयरन डोम का सुरक्षा कवच मिला हुआ था, वहां ईरान की मिसाइलें जो गिर रही हैं, तबाही मची हुई है, इमारतों की इमारतें खंडर में बदलती जा रही हैं। क्या हाल है इजराइल के भीतर का, जिसकी रिपोर्ट्स, असली रिपोर्ट्स बहुत कम आती। इजराइल के साथ उन्होंने क्या किया है, सबसे पहले कि जो उनका अर्ली वार्निंग सिस्टम था जो जॉर्डन में था, उस रडार को खत्म कर दिया है। उससे जो उनको 10 या 15 मिनट का जो एक बफर टाइम मिलता था इजराइल को, अब वो नहीं मिल रहा है। यानी अब मिसाइल सिर्फ 1 मिनट की वार्निंग पे वो इजरायली एयर स्पेस में मिसाइल इंटर कर जाते हैं, यानी उनको कोई एडवांस इंफॉर्मेशन नहीं रहती। यही एक वजह है कि इजराइल, उनके जो सेंट्रल इजराइल है या हाइफा है या दूसरी जगह है, वहां ज्यादा डैमेज कर पा रहे हैं। एक तरफ से इजराइल बमबारी कर रहा है, दूसरी तरफ से हिजबुल्लाह बमबारी कर रहा है, और दोनों मिलकर काफी डैमेज पहुंचा रहे हैं। ये रिपोर्ट्स अब धीरे धीरे सामने आ रही हैं। क्या ये बात सही है कि बेसमेंट में, पार्किंग लॉट्स में अस्पताल मेकशिफ्ट चल रहे हैं? क्या इस वक्त मेडिकल कंडीशन, मेडिकल फ्रंट पर क्या स्थिति है इस वक्त इजराइल में? देखिए, इजराइल की हेल्थ केयर जो सिस्टम है वो ऐसा माना जाता है कि पूरे मिडिल ईस्ट में वन ऑफ द बेस्ट हेल्थ केयर सिस्टम है। उनका इंफ्रास्ट्रक्चर हेल्थ केयर का बहुत अच्छा है, लेकिन ऐसा लगता है कि इस लड़ाई में वो पूरा हेल्थ केयर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस में है, यानी बहुत ज्यादा प्रेशर में है। मैंने कल आपको बताया था कि एक जो सबसे बड़ा जो इजराइल का जो अस्पताल है, उसमें 3 लेवल्स पे, यानी पार्किंग के 3 लेवल्स पे मरीजों को शिफ्ट किया गया है। 2 लेवल्स खाली रखे गए हैं क्योंकि कैजुअलिटीज बराबर आ रही हैं। जो सरकारी आंकड़ा दिया गया है इंजर्ड का, वो 2300 के ऊपर है। हालांकि ये ऐसा माना जाता है कि ये आंकड़ा और ज्यादा है। इजराइल कभी भी अपनी वॉर कैजुअलिटीज का डेटा रियल टाइम में नहीं देता, अगर देता भी है तो उसको दबा के देता है, वो नंबर कम करके देता है। तो जाहिर बात है कि ये जो बमबारी हो रही है, ये कोई खिलौने तो है नहीं। जहां ईरान में लोग मारे जा रहे हैं, ईरान में कैजुअलिटीज बढ़ रही हैं, 1300 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। तो जब ईरान हमला करेगा तो इजराइल में भी लोगों की जानें जाएंगी और लोगों को इंजरीज सस्टेन करना पड़ेंगी। कैसे कहूं कि ट्रंप जंग हार चुका है? किससे कहूं? ट्रंप कहता है कि व्हाइट हाउस में बैठ के मैं जंग जीत चुका हूं, मुझे अब करने लायक कुछ बचा ही नहीं है, जो मेरे ऑब्जेक्टिव थे ईरान में सारे पूरे हो गए हैं, और जब चाहूं वॉर खत्म कर दूं। ये तो अभी के स्टेटमेंट है सारे। नथिंग लेफ्ट टू अचीव। फिर आपने कहा था कि वहां पर यूरेनियम नहीं होना चाहिए, वो तो वहीं पर है। आपने कहा था रिजीम चेंज होना चाहिए, वो भी नहीं हुआ। आपने कहा था मेरे मनचाही सरकार वहां पर होगी, वो भी नहीं हुआ। आपने कहा रजा पहलवी कैन बी गुड चॉइस, वो भी नहीं हुआ। आपने कहा था कि लोग सड़कों पर आ जाएंगे और तख्ता पलट कर देंगे, वो भी नहीं हुआ। तो ट्रंप साहब कौन सा ऑब्जेक्टिव पूरा किया, जरा हमें बताइए तो सही। लेकिन अपनी जनता के सामने अब ये पेश किया जा रहा है कि मैं ये जंग जीत चुका हूं। और मुझे ये देख के क्या है ना कि हिटलर की और गोएबल की याद आ रही है। गोएबल हिटलर के साथी था इटली का, जहां तक मेरी इंफॉर्मेशन है। उसे झूठ बोलने का बड़ा शौक था साहब। वैसे दुनिया में कई तानाशाह जिनको झूठ बोलने का बड़ा शौक है। उनसे पूछो उनका बिजनेस क्या है तो कहेंगे झूठ बोलना मेरा बिजनेस है। अब नाम लेना बेकार है, आप समझ गए होंगे, है ना। तो कई लोगों का बिजनेस झूठ बोलना है सुबह से लेकर शाम तक। अब सब गोएबल झूठ बड़ा बोलता था। जब गोएबल के घर के आसपास सेनाएं पहुंच गई थी ना उसको कैप्चर करने के लिए, और तब वो झूठ फैला रहा था रेडियो के ऊपर, हमारी सेनाएं इस टाइम इंग्लैंड पहुंच गई हैं, हमारी सेनाएं इस टाइम यहां पहुंच गई हैं, हमारी सेनाएं फ्रांस में पहुंच गई हैं, हमारी सेनाएं जर्मनी पहुंच गई हैं, हमारी सेनाएं रशिया पहुंच गई हैं। वो इस टाइम के झूठ बोला करता था। पता लग रहा है कि वो खुद पकड़े जाने के बिल्कुल मुकाम पे था। सामने वाली जो सेनाएं थी वो उसके दरवाजे पे आके खड़ी हो गई थी, तो तब भी झूठ बोल रहा था वो। ये ट्रंप दूसरा गोएबल है, यानी कि उसकी अपनी गद्दी जा रही है, लेकिन वो कहता है मैं जीत गया हूं। वो जंग हार चुका है, लेकिन दुनिया को बता रहा है कि मैं जीत गया हूं। भाई इस दुनिया में सबकी आंखें हैं, सबके दिमाग हैं, सबके कान हैं, और साहब दीवारें भी सुन सकती हैं। और दुनिया को झूठ और सच का तो फर्क पता लगता ही है ना अल्टीमेटली ना। इतना तो पता सबको लग जाता है झूठ और सच में क्या अंतर है ना। आज इसी पे बात करेंगे। एक्चुअली ट्रंप हैज लॉस्ट दिस वॉर। अभी वो फेस सेविंग के कारण बाहर निकलना चाहता है कि कोई मुझे बाहर निकाल के बता दे और मेरी इज्जत बचा ले बस, क्योंकि मेरे कपड़े लत्ते उतर चुके हैं। कहीं ऐसा ना हो कि मेरे अंडरगारमेंट भी उतर जाएं, बस मुझे इतना करवा दो, मेरे अंडरगारमेंट बच जाए, मैं नंगा होने से मेरे को बचा लो। अब वो भीख मांग रहा है दुनिया से
कि मैं अब खत्म कर दूंगा, लेकिन जंग शुरू तुमने की थी ना, खत्म करना तुम्हारे हाथ में नहीं है, वो ईरान के हाथ में है। और आज साहब 12 दिन हो गए, 12 दिन के बाद कचूमर निकल गया इजराइल का और अमेरिका का, और रोज वही गीदड़ भभकी, आज की रात कयामत की रात होगी, आज की रात ऐसा अटैक करूंगा कि ईरान हिल जाएगा, सरेंडर कर देगा। ना जाने ये कयामत की रात कितने दिन से चल रही है। मैं तो पिछले 1 हफ्ते से वेट कर रहा हूं, हर रोज कयामत की रात आती है और हर रोज चली जाती है और कुछ नहीं कर पाता। लेकिन साहब जब से 2 दिन से ये 1 टन के जो जिसे कहते हैं ना मिसाइल्स भेजने शुरू किए हैं ईरान ने, 1 टन बारूद के साथ, इजराइल की हालत खराब हो रही है। इजराइल में तबाही का ऐसा आलम है, मैं आपको बता नहीं सकता। उसके आयरन डोम हो, उसके मिलिट्री हेडक्वार्टर हैं, एक एक करके सब खत्म हो चुके हैं। और जब से ये क्लस्टर मिसाइल छोड़ी, जिसमें एक मिसाइल में से 20 से लेके 80 तक छोटी मिसाइल निकलती हैं और 10 किलोमीटर के दायरे में फैल जाती हैं, तो दुनिया का कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम उनको पकड़ नहीं सकता, नहीं पकड़ सकता, मैं आपको बताऊं। और ये लोगों को इंजर्ड भी कर रहे हैं, मार भी रहे हैं, और क्लस्टर मिसाइल्स ने जीना बड़ा मुश्किल कर दिया है साहब यहां पर, सच कहूं तो। अब पहली बार मैंने देखा इतने सालों में इजराइल कंप्लेंट कर रहा है कि जो क्लस्टर मिसाइल्स हैं इट्स इनह्यूमन। वर्ल्ड कम्युनिटी को इजराइल को रोकना चाहिए कि वो इस किस्म के हमारे लोगों के ऊपर जो हमला कर रहा है उसको रोकना पड़ेगा ईरान को कि क्लस्टर मिसाइल का यूज ना करे। दुनिया में 120 से ज्यादा मुल्क ऐसे हैं जिन्होंने क्लस्टर मिसाइल के यूज करने के ऊपर एक तरह से प्रतिबंध जो लगाया, रिस्ट्रिक्शन लगाई, उसके ऊपर साइन किए हुए हैं। 120 से ज्यादा कंट्री ने साइन किया है कि मैं क्लस्टर मिसाइल का यूज नहीं करूंगा वॉर में। लेकिन ना ईरान और ना इजराइल ने इस ट्रीटी पे साइन किए, मैं आपको पहले बता दूं, दोनों ने साइन नहीं किए। तो ईरान से पूछो तुमने साइन क्यों नहीं किए, वो कहेगा क्योंकि इजराइल ने साइन नहीं किए इसलिए मैंने भी साइन नहीं किए। और इजराइल तो समझता है कि मैं सब कुछ कर सकता हूं और मुझे साइन करने की भी जरूरत नहीं है। मैं एटम बम बना सकता हूं और मुझे कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता है। मैं न्यूक्लियर प्लांट बना सकता हूं, मुझे कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता। अब इजराइल तड़प रहा है। अब हथियार खत्म हो गए, अब इंटरसेप्टर मिसाइल खत्म हो गई, अब मिसाइलें खत्म हो गई, लेकिन ईरान का जखीरा है कि खत्म होने पे नहीं आता साहब। और बाकी चीन से और रशिया से जो मदद मिल रही है तो पीछे पीछे मिल ही रही है ना, वो तो ऐसा कि नहीं मिल रही है। बाकी सैटेलाइट से भी मदद मिल रही है, सब कुछ हो रहा है। अब इस समय इजराइल परेशान है और इजराइल को लेकर ट्रंप परेशान है कि इसको कैसे बचाऊं यार, ये तेल अवीव तो पूरा बर्बाद हो गया, जेरूसलम बर्बाद हो गया, बाकी शहर बर्बाद हो गए, हाइफा का पोर्ट बर्बाद हो गया, मैं क्या करूं अल्टीमेटली। अब इस दलदल में से निकलूं कैसे मैं। इजराइल नेतन्याहू का कितने दिन हो गए आपको स्टेटमेंट पढ़े हुए, बाय द वे हाउ मेनी डेज हैव पास्ड। नेतन्याहू का कोई स्टेटमेंट नहीं आया, मेरे को लगता नहीं, आज पता नहीं कोई स्टेटमेंट दिया नहीं दिया उसने, लेकिन काफी दिनों से उसके कुछ स्टेटमेंट ज्यादा आ नहीं रहे, ट्विटर में तो आ ही नहीं रहा बिल्कुल। लेकिन हाँ, एक तो स्टेटमेंट आए थे कि हम इतना बुरा सलूक करेंगे कि ईरान जिंदगी भर याद रखेगा। मुझे लगता है कि इसने ईरान की हिस्ट्री पढ़ी नहीं है, पर्शियन हिस्ट्री पढ़ लेता थोड़ा बहुत नेतन्याहू तो अच्छा होता। वैसे भी जितने भी राइट विंगर्स है ना, सारे के सारे राइट विंग वाले जो होते हैं, जैसे ट्रंप भी है, ये भी है, इंडिया में भी बहुत सारे हैं, बाकी दुनिया में भी हैं, ये सब अनपढ़ जाहिल गंवार उज्जड़ किस्म के आदमी हैं, सारे के सारे अनपढ़ गंवार जाहिल किस्म के आदमी हैं। इनमें अकल वकल नहीं होती, ये सिर्फ दादागिरी पे काम करते हैं। अब ट्रंप पछता रहा है कि अब मैं करूं तो करूं क्या। ट्रंप बहुत लोगों से बात कर रहा है। आज सुबह एक न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट आती है और न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट कहती है व्हाइट हाउस में किसी को कुछ नहीं पता कि भाई क्या हो रहा है। आप अंदर तो चले गए वॉर में, आपको पता ही नहीं एग्जिट क्या करना है। वो कहता है कि आपके पास इस बात का आइडिया ही नहीं है बेसिकली कि ईरान कितना पावरफुल है। ये बात तो आज मैं भी पूछना चाहूंगा कि ईरान इतना पावरफुल है, ये मोसाद को भी नहीं पता, ये इजराइल को भी नहीं पता, ये अमेरिका को भी नहीं पता कि उसकी मिसाइलें उसका जीना हराम कर सकती हैं। ये मोसाद को नहीं पता, उसके ड्रोन्स उसकी रातों की नींद उड़ा सकते हैं, उसको नहीं पता। पूरी दुनिया की खबर लेने वाला, रखने वाला मोसाद आज अपने कंट्री को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। एक बात और कह दूं मैं आपसे, इस पूरी दुनिया के अंदर इस ज़ायनिस्ट रजीम के खिलाफ लोगों की नफरत बढ़ रही है, बिल्कुल बढ़ रही है। भाई मुझे समझ नहीं आ रही है कि ट्रम्प को बैठे बैठे कौन सा कीड़ा काटा कि वो शुरू हो गया जी जंग करने के लिए। ठीक है, इजरायली तो है ही खबीस कौम, ठीक है, उसको तो सुकून ही नहीं मिलता। और वो पहले जो है गजा पे जुल्म जो है करता था, तो अब ये दोनों जो है ना मिलकर उनको लगा होगा कि भाई बहुत ही आसान है, हर चीज बहुत ही मजेदार चल रही है।
लेकिन अब जो है ट्रम्प अंकल जो है ना परेशान हो गए। मैंने इससे पहले भी कहा है कि उसकी चीजें उसके अपने ही अगेंस्ट जो है चली गई हैं। देखो जंग जो है ना वो मैंने इससे पहले भी कहा है कि वो कोई हल नहीं है, लेकिन जंग जब लड़ी जाती है तो हथियारों से तो लड़ी जाती है, लेकिन डिसीजन पावर और साथ में जो है हिम्मत, ईरान के लोगों में जी बेपनाह हिम्मत है, बेपनाह हिम्मत है। आप देखो वो रोडों पे आए हुए हैं, वो अपने बच्चों के लिए, अपने प्यारों के लिए, अपने दीन के लिए, हर चीज के लिए वो आए हुए हैं। उनके बच्चे, उनके बूढ़े, उनके मर्द, हर एज का बंदा। और आप जब उनकी बात सुनेंगे ना, कोई ऐसा है ही नहीं कि डर लग रहा हो उनको, बल्कि एक जगह पे जहाँ पे उनका न्यू जो बना है प्रेसिडेंट कह लें आप, तो वो जो है वहां पे पीछे जो है धमाके हो रहे हैं और यहाँ पे ये लोग खुशियां मना रहे हैं। मतलब इतनी जरूरतमंद है। और यहाँ पे ट्रम्प को मुझे समझ नहीं आ रही कि इतना कोई बेवकूफ आदमी है। सुकून पीस होना चाहिए, लेकिन नहीं, इतना बड़ा ये जो है ना बनता है। और फिर जाके इसकी हरकतें चेक करें आप, बिल्कुल ही गधों वाली हरकतें की हैं इसने। और वैसे भी इंडिया की अगर बात की जाए तो उसने पहले इंडिया के ऊपर भी जो है ना वो टैरिफ शैरिफ जो है लगा दिया, ये सब कुछ किया। तो वैसे ही इंडिया वाले पहले तो उसको बड़ा प्यार कर रहे थे, ठीक है, प्यार तो उसको सारे कर रहे थे, हैं वो तो तुम छोड़ दो उधर भी आया तो। लेकिन ये है कि अब उसकी असलियत जो है दुनिया के सामने आ गई, और आहिस्ता आहिस्ता ये चीजें होती रहती हैं। अब बहुत सारी चीजें और भी इन लोगों के बारे में जो है खुलना शुरू हो गई हैं। तुम लोग बताओ, तुम लोग का क्या ख्याल है? दोबारा मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।